Guys, in this video I am going to talk about most challenging and useful part of the English grammar, that is conjunction. It's useful because we can't speak fluently without adding conjunction. Moreover, it is challenging because we always face problems relating to conjunction in each and every competitive exam and school college exams also. तो लेट अस स्टार्ट विथ इट्स डेफिनेशन. कंजंक्शन एक्चुअली एक वर्ड है. कंजंक्शन इसका डिफिनेशन में कहा गया है कि कंजंक्शन इज़ ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच जॉइंस टुगेदर टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस. कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ऐसा वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कुछ शब्दों से मिला हुआ, जो जोड़ता है, जॉइंस टुगेदर, साथ साथ दो शब्दों को, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को. जैसे एग्जाम्पल में देखो, अगर तुमको कहना होगा कि रीना कल आएगी तो हम कहेंगे रीना विल कम टुमारो. फिर हमको कहना है कि टीना भी आएगी, यानी टीना विल कम टुमारो. लेकिन दो वाक्यों में क्यों कहना ज़रूरी है? हम एक ही वाक्य में अगर कह दें तो कितना आसान रहेगा. तो इसी के लिए कंजंक्शन यूज़ होता है. दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए ही काम आता है कंजंक्शन. इसको हिंदी में समुच्चय बोधक भी कहते हैं. तो हम इसको एक ही वाक्य में बोल सकते हैं, एक ही सेंटेंस में बोल सकते हैं कि रीना एंड टीना विल कम टुमारो. यहाँ एंड हम जोड़ दिए तो रीना और टीना को हम क्या किए, दोनों को जोड़ दिए. अब बना करके इस दोनों सेंटेंस को एक साथ लिखे, किसकी सहायता से? एंड की सहायता से. यानी एंड यहाँ पर क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया. तो अब ये डेफिनेशन क्लियर है कि कंजंक्शन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच जॉइंस टुगेदर टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं. जैसे एक सेंटेंस को अब कैसे जोड़ेंगे? जैसे एक सेंटेंस मान लो कि ऐसा है कि सी नेवर वेंट टू स्कूल, और एक है सी कैन स्पीक फाइव लैंग्वेजेस फ्रिक्वेंटली. इसका मन ये हुआ कि वह कभी स्कूल नहीं गई. सी नेवर वेंट टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गई. और दूसरी जगह हम कह रहे हैं कि वह 5 भाषाएं धारा प्रवाह रूप से बोल सकती है. ये दो वाक्य होंगे. अब इस दोनों वाक्यों को अलग अलग करने की क्या ज़रूरत है? हमको एक ही सेंटेंस में भी लिख सकते हैं. इसके लिए हमको यूज़ क्या करना पड़ेगा? कितना यूज़फुल है कंजंक्शन. सो देखो, इसके लिए हमको कंजंक्शन यूज़ करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन. इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से भी बताएंगे आगे. छोटा सा ही वीडियो है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है. और खासकर कंजंक्शन ऐसा चीज़ है जो स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम में तो पूछते ही हैं. हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस पर क्वेश्चन रहते ही हैं. और चूँकि बच्चे इसमें थोड़ा क्लियर कंसेप्शन नहीं रहता है बच्चों को, इसलिए यहाँ मिस करते हैं और गलती करते ही हैं. समझ लो, अगर कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा तो फिर कभी गलती नहीं करोगे. और मुझे आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद, अंत तक देखने के बाद तुम कह दोगे कि हाँ, अब कंजंक्शन पर हमने मास्टरी कर लिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर ये कहना होगा कि वह कभी स्कूल नहीं गई लेकिन वह 5 भाषाएँ बोल सकती है धारा प्रवाह, तो इसको लिए कंजंक्शन यूज़ करेंगे ऑल्दो. हम कहेंगे ऑल्दो सी नेवर वेंट टू स्कूल येट. ऑल्दो के साथ हम येट लगाएंगे, जो हम आगे हम चर्चा करेंगे. येट सी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्रीक्वेंटली. ऑल्दो सी नेवर वेंट टू स्कूल येट सी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्रीक्वेंटली. ठीक है, हम यहाँ ऑल्दो के साथ येट लगाते हैं. ऑल्दो के बाद दूसरे सेंटेंस को जब जोड़ते हैं तो हम बीच में येट लगाते हैं ऑल्दो के साथ. लेकिन हम ऐसा नहीं है कि येट ही लगाएंगे. येट हटा कर भी हम कॉमा लगा करके काम चला सकते हैं. हम येट को यहाँ पर हटा दें और सीधे हम यहाँ पर कॉमा लगा दें, ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑल्दो सी नेवर वेंट टू स्कूल, कॉमा सी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्रिक्वेंटली. तो अगर कॉमा येट नहीं है तो ये मत सोचना कि यहाँ गलती है. कॉमा अगर लगा हुआ है तो उसको सही मान लेना. इस तरह के एरर बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, कॉमा लगा कर पूछ देंगे कंफ्यूज करने के लिए. बच्चे लोग ऐसे याद करते हैं कि ऑल्दो के साथ तो येट लगेगा, तो यहाँ तो येट है ही नहीं,
लेकिन अगर ये नहीं भी लगा है और कॉमा अगर दिया रहे तो समझना यह सेंटेंस सही है। हम आगे इसके थोड़ा डिटेल में आप तुम लोगों को बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पहला कंजंक्शन है एंड। ये कॉमन कंजंक्शन है, तुम लोग सभी तो जानते होंगे कि एंड से हम लोग बहुत सेंटेंस को जोड़ते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ते हैं, जिसका अर्थ और होता है। ये दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए एक समय में काम आता है, नहीं जानते हैं। और जैसे ही एंड लगाते हैं, ये तुम लोग भी जानते हो कि जैसे हम एंड लगा देते हैं दो सब्जेक्ट में, तो एक तरह से हम क्या करें समझते हैं कि यह प्लूरल बन जाए, मतलब एक से अधिक हो गया, यानी प्लूरल बन जाता है। अब यहीं पर देखो, जैसे हम कहेंगे कि जैक एंड जिल, ये दो व्यक्ति है, जैक है और जिल है, तो कहेंगे जैक एंड जिल। तो यहाँ जो वर्ब है कम्स नहीं लग के कम है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर जैक एंड जिल दो हो गया, प्लूरल हो गया, इसीलिए थर्ड पर्सन होने के बावजूद यह प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा, जानते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जैक एंड जिल कम हेयर, ठीक है। यहाँ एंड लगा के यहाँ कंजंक्शन क्या हो गया, एंड। दूसरा देखो, यहाँ जनरली कंपटीशन में क्या पूछता है, जो लोग कंफ्यूज करता है बच्चों को किस तरह से, देखो कभी कभी क्या रहेगा, ऐसा रहेगा कि डिवाइड एंड रूल वाज देयर पॉलिसी। अब देखो यहाँ कंजंक्शन एंड तो हम जोड़े हुए हैं, नो डाउट जोड़े हैं। फूड डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल, इसका अर्थ होगा फूड डालो और शासन करो, जो अंग्रेजों की नीति थी। तो हम कहेंगे डिवाइड एंड रूल, यहाँ पर तुम कहोगे कि सर अब एंड लगा दिए हैं, डिवाइड में रूल को जोड़े हैं एंड लगा करके, तो यहाँ वाज कैसे हो गया फिर, तो यहाँ वेयर होना चाहिए। तुम्हारा कहने का सही प्रश्न है तुम्हारा यहाँ पर। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं एंड लगा करके, जो इसको सिंगुलर कंसेप्ट इसको समझा जाता है कि एक ही है, फूड डालो और शासन करो, एक ही कंसेप्ट है, सिंगुलर कंसेप्ट है यह। जैसे ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन, एक सिंगुलर कंसेप्ट हो गया। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछेंगे तो कंफ्यूज करने के लिए कि यहाँ पर हम प्लूरल का भी इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे हेल्पिंग वर्ब में भी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, इसको सिंगुलर कंसेप्ट मानते हुए डिवाइड एंड रूल वाज देयर पॉलिसी, वे थी उन लोगों की ये नीति थी, फूड डालो और शासन करो उन लोगों की नीति थी। ब्रेड एंड, दूसरा देखो ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट डिश। अब यहाँ पर भी वही बात कि ब्रेड एंड बटर, एंड लगा दिए ब्रेड और बटर में, तो यह पूरा बनना चाहिए, बना तो है, लेकिन यह कंसेप्ट जो यहाँ पर है वो सिंगुलर कंसेप्ट ही है। इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट डिश। इसको थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट डिश। अब दूसरा कंजंक्शन देखें, दूसरा कंजंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउएवर। यह है हाउएवर। हाउएवर का इस्तेमाल लोग बहुत सारे बोलने में, लिखने में, और एग्ज़ाम में तो पूछे जाते हैं इससे एरर्स। इसका अर्थ होता है यद्यपि, जबकि, फिर भी। तो तुमको ये कहना होगा कि यद्यप या जबकि, इस तरह की बात की, फिर भी इस तरह का कहना होगा, तो हम लोग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, जोड़ते हैं किससे, हाउएवर से। जैसे देखो, वह अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं किया, और दूसरा है वह पास कर गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वह अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं किया, फिर भी वह पास कर गया। तो यहाँ फिर भी जो है एक कंजंक्शन के रूप में है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे हाउएवर। हाउएवर इसका से यूज़ करेंगे। तो हम इसको बनाएंगे कैसे बीच में जोड़ के, वो देखो कि वह अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं किया, हम कहेंगे ही हैड नॉट स्टडीड वेल, ठीक है। फिर भी यहाँ लगा दिए हाउएवर, वह पास कर गया, ही पास्ड, वह पास कर, क्या कुछ नहीं करना पड़ा। दो सेंटेंस था, ही हैड नॉट स्टडीड वेल, एक था ही पास्ड, इसमें हम कंजंक्शन क्या जोड़ दिए, हाउएवर। माने क्या हो गया कि वह अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं किया, फिर भी वह पास कर गया। तो ही हैड नॉट स्टडीड वेल, हाउएवर ही पास्ड। दूसरा देखो, उसने मेरे साथ बुरे ढंग से व्यवहार किया, फिर भी मैंने उसे माफ़ कर दिया। यहाँ दो सेंटेंस है, उसने मेरे साथ बुरे ढंग से व्यवहार किया, मैंने उसे माफ़ कर दिया, दो सेंटेंस है। अब दो सेंटेंस को तुमको जोड़ना है, किसे जोड़ना है, फिर भी लगा करके, क्योंकि तुमको ये कहना है कि उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार तो किया, फिर भी मैंने उसे माफ़ कर दिया।
तो यहाँ फिर भी जो हो गया, जिसका कि अंग्रेजी होता है हाउएवर, ये तो लगाना होगा बीच में। तो अब दो सेंटेंस के बीच में लगाते हैं, कैसे देखो। उसने मेरे साथ बुरे ढंग से व्यवहार किया, उसका सीधे बनाओगे, तुम जानते हो कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो बनाओगे ही ट्रीटेड मी बैडली, उसने मेरे साथ बुरे ढंग से व्यवहार किया, फिर भी हाउएवर मैंने उसे माफ़ कर दिया, आई फॉरगिव हिम। कितना सिंपल है देखो, इतना लंबा लंबा सेंटेंस लग रहा है देखने में, लेकिन कंजंक्शन के यूज़ करके हम कितना उसको शॉर्ट में बना देते हैं, बोल देते हैं। अगर ये कंजंक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा, आई ट्रीटेड मी, ही ट्रीटेड मी बैडली, आई फॉरगिव हिम, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ हाउएवर जब लगा दिए तो हमको पता चल गया कि फिर भी मैंने उसे माफ़ कर दिया, तो कहेंगे ही ट्रीटेड मी बैडली, हाउएवर आई फॉरगिव हिम। अब इस तरह से और सेंटेंस देखो, वह थकी हुई थी, फिर भी वह इसे आजमाने में कामयाब रही। मतलब थक गई थी कोई आदमी, लेकिन कोई ऐसा कंपटीशन हुआ या कोई ऐसा चीज़ मौका आया, गेम हुआ, तो वो आजमाई थकने के बावजूद भी। जो दो सेंटेंस है, वह थकी हुई थी, और दूसरा सेंटेंस क्या हुआ, वह इसे आजमाने में कामयाब रही। हम इसको जोड़ किससे रहे हैं, फिर भी से जोड़ रहे हैं। तो फिर भी का जानते हो क्या होता है, हाउएवर। तो हम कहेंगे वह थकी हुई थी, शी वॉज टायर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या है सेंटेंस, वह इसे आजमाने में कामयाब रही, शी स्टिल मैनेज टू गिव इट ए ट्राई, एक ट्राई, कोशिश की, कामयाब, मैनेज टू गिव इट ए ट्राई, वह इसे आजमाने में कामयाब रही। हम बीच में क्या लगा दिए, कंजंक्शन हाउएवर। अब बना के सेंटेंस पूरा पढ़ो, शी वॉज टायर्ड, हाउएवर शी स्टिल मैनेज टू गिव इट ए ट्राई। देखो कितना सिंपल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर फिर भी, यद्यप, जबकि आए, तो हम हाउएवर का इस्तेमाल कंजंक्शन के रूप में वहाँ पर करते हैं, और दो सेंटेंस को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी सेंटेंस है, जो भी जिस रूप में टेंस है, पहला पार्ट या दूसरा पार्ट, हम पार्ट चेंज भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, नहीं, जिस तरह से पहला सेंटेंस है जो भी टेंस में है उसका इस्तेमाल किए हैं, दूसरे सेंटेंस में भी जिस टेंस में है उसका इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ बीच में जो कंजंक्शन जोड़ दिए हैं हाउएवर का, जिसका अर्थ होता है यद्यप, जबकि, फिर भी। अब नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनलेस, तीसरा है ये अनलेस। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें, और पता नहीं क्यों करते हैं। एक बार कैसे तुम क्लियर हो जाएगा ना तो कभी मिस नहीं करोगे। होता क्या है कि अनलेस एक ऐसा कंजंक्शन है जिसमें लोग मिस इसलिए करते हैं, ये वाक्य में नहीं के रूप में आता है, लेकिन हम जब अनलेस लगा देंगे, और अनलेस के साथ एक होता है अनटिल, जो हम इसके बाद बता रहे हैं कि अनलेस, इसको याद रखो, एकदम सेट कर लो दिमाग में कि जैसे ही अनलेस और अनटिल आया तो उसके साथ जो जुड़ा रहेगा नहीं, तो अनलेस उसका हम नोट नहीं लगाएंगे। बस इतना याद रखो, अनलेस और अनटिल आया तो उसके साथ जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें नोट का यूज़ नहीं करें, क्योंकि इसका माने ही होता है कि जब तक कि नहीं। हम नहीं इसलिए ब्रैकेट में लिखे हैं, तो लोग समझ जाना कि नहीं अगर रहेगा तो हम अनलेस का यूज़ करेंगे, लेकिन नोट नहीं लगाएंगे। नहीं, इसलिए ब्रैकेट में दिए हैं कि नोट हम यहाँ नहीं लगाएंगे। अब एग्जाम्पल के साथ देखो, क्लियर हो जाएगा। यहाँ लोग बहुत मिस करते हैं। देखो कहता क्या है कि जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, है, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, ये है। लेकिन जब तक कि, जो कि कंजंक्शन अनलेस का होता है, अगर अनलेस के साथ इसका यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे कि अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम कहोगे सर यहाँ तो नहीं करोगे लिखा हुआ है, तो वही हम बताने जा रहे हैं। यहाँ ऐसा हम नहीं कहेंगे कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, ऐसा नहीं कहेंगे हम। जब अनलेस लगा दिए तो मतलब ही है कि जब तक कि नहीं, तो हम कहेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड तुम फेल हो जाओगे, बस यू विल फेल, हो गया। तो जब तक कि नहीं का अर्थ में सीधे लगाएंगे अनलेस। इतना याद रखना, अनलेस और अनटिल के साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर। और दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पर तुम पूछ सकते हो कि सर यहाँ है कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यहाँ भी करोगे यानी फ्यूचर टेंस में है, और यहाँ भी देखोगे फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर तो हम यू विल फेल हो जाओगे, इसका तो अंग्रेजी बना दिए यू विल फेल। लेकिन यहाँ पर मेहनत नहीं करोगे, तो यहाँ तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं अनलेस यू वर्क हार्ड। तो ये एक नियम जान लो कि किसी भी सेंटेंस में विल कभी भी दो बार नहीं आता है,
ये बराबर पूछता है परीक्षा में, कन्फ्यूज कर देगा तुम लोगों को। कोई सेंटेंस दे देगा, देखोगे इसमें 2 जगह विल का प्रयोग करता है उसमें। तुम तो मन लगाओ कि अरे मेहनत नहीं करोगे है, तो यहाँ तो अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड कहोगे, नहीं ऐसा कहोगे। और तुम फेल हो जाओगे तो यू विल फेल कहोगे। लेकिन 2 बार विल का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो पहले हम क्या कर दिए, विल को हटा दिए, दूसरे में विल हम लगा देंगे यहाँ पर। तो कहेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे यहाँ पर। और जब दूसरे में लिखेंगे तो विल का प्रयोग कर लेंगे, यू विल फेल। ओके, अब दूसरा देखो, ये अनलेस है, ऐसा नहीं है कि हम शुरू में लिखेंगे, हम बाद में इसको लिख सकते हैं। नहीं, जब जैसे तुम्हें देखो कि जब तक कि हम लोग तेज़ी से काम नहीं करेंगे, जब तक कि हम लोग तेज़ी से काम नहीं करेंगे, समय सीमा, मान लो कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट मिला, कहा दिया गया कि 25 तारीख को 26 तारीख तक तुमको एक डेडलाइन होता है, उसको डेडलाइन बोला जाता है, समय सीमा, डेडलाइन। तो डेडलाइन दे दिया जाता है कि इतना तारीख को काम को समाप्त करना है। और अब हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि उतना तेज़ी से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई कहना चाहता है कि अरे तो हम लोग तो तेज़ी करें भाई, जब तक हम लोग तेज़ी से काम नहीं करेंगे तो समय सीमा बीत जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा, पैसा भी नहीं मिलेगा, हो गया काम ख़त्म। तो ये कहना चाहते हैं कि तो उस समय में जब तक कि जब यूज़ करेंगे, तो हम जानते हैं कि कंजंक्शन यूज़ करते हैं अनलेस, तो हम कहेंगे कि जब तक कि हम लोग तेज़ी से काम नहीं करेंगे समय सीमा बीत जाएगा। तो हम काम पहले कहेंगे समय बीत जाएगा, इसका अंग्रेजी बनाएंगे वी विल मिस द डेडलाइन। हम कहेंगे वी विल मिस द डेडलाइन जब तक कि अनलेस वी वर्क फास्टर। हम ऐसा फिर देखो यहाँ अनलेस लगाए तो वी डू नॉट वर्क फास्टर नहीं कर रहे हैं, या वी विल नॉट, विल तो लगेगा ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि सिंपल सेंटेंस में कहेंगे कि वी डू नॉट वर्क फास्टर, सीधे वी वर्क फास्टर। जब अनलेस लगा दिए तो फिर हम नोट नहीं लगाएंगे, ये दिमाग में सेट कर लो। तो हम सीधे कहेंगे वी विल मिस द डेडलाइन अनलेस वी वर्क फास्टर, तेज़ी से काम नहीं करेंगे। एक और देखो, और क्लियर हो जाएगा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा जब तक कि तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे। 2 सेंटेंस है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, दूसरा सेंटेंस क्या है कि तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे। और इसमें कंजंक्शन क्या लगा हुआ है कि जब तक कि, तो तुम जानते हो कि जब तक कि अंग्रेजी होता है कंजंक्शन अनलेस, जानते हो। तो कहोगे क्या, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तो कहोगे आई वॉन्ट फॉरगिव यू अनलेस, जब तक कि अनलेस यू अपोलोजाइज, अनलेस यू अपोलोजाइज, जब तक कि तुम क्षमा नहीं मांगोगे। तो यहाँ विल एक ही जगह यूज़ किए हैं, विल का पास्ट टेंस है वॉन्ट, यहाँ नहीं किए हैं क्योंकि अनलेस के साथ यूज़ नहीं करना है, तो नहीं किए हैं अनलेस यू अपोलोजाइज। ठीक है, तो ये जो अनलेस जो होता है एक कंडीशनल ऑफ सिचुएशन होता है, कोई एक शर्त होता है किसी में कि जब तक कि ऐसा नहीं करोगे, जब तक तुम वहाँ नहीं आओगे। तो इस तरह से अगर यूज़ करना है, एक कंडीशन, एक शर्त रहेगा जब तक कि, उसमें हम जोड़ते हैं वर्ड कंजंक्शन से, वो होता है अनलेस। ठीक है, इसी तरह से अनलेस के साथ एक और है, वो ये अनलेस तो कंडीशनल ऑफ सिचुएशन हो गया। अब आगे जो है कंडीशनल ऑफ टाइम होगा, इसमें कोई टाइम की बात नहीं है, इसमें नहीं, एक शर्त है इसमें कि तुम मेहनत नहीं करोगे, जब तक कि तुम मेहनत नहीं करोगे, जब तक कि वह हमें माफ़ी नहीं मांगेगा, इस तरह से है। लेकिन जब टाइम से रिलेटेड हो, कंडीशन ऑफ सिचुएशन हो, कंडीशनल ऑफ टाइम हो, तब हम क्या करेंगे, उस समय हमें अगला जो हमारा कंजंक्शन है अनटिल, उसका यूज़ करेंगे। अनलेस और अनटिल देखिए जैसा है यूज़ करना है, इसमें भी नोट नहीं लगाएंगे इसके साथ, लेकिन उसमें है अनलेस में सिचुएशन ऑफ कंडीशन ऑफ सिचुएशन, और इसमें है कंडीशन ऑफ टाइम, बस अंतर यही है। उसमें भी नोट नहीं लगाएंगे, उसमें भी नोट नहीं लगाए थे। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर हो जाएगा। हमें यहाँ प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि वर्षा नहीं रुकती। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ एक टाइम फैक्टर है, टाइम कंडीशन टाइम के साथ है कि एक समय है कि जब तक वर्षा होती रहती है हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो जैसे देखना कि जब तक की तो है, तो अनलेस लगाएंगे अनटिल, तो चूँकि टाइम से रिलेटेड है तुम सोचना कि अनटिल लगाएंगे। तो हमें यहाँ प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि वर्षा नहीं रुकती। 2 सेंटेंस है, हमें यहाँ प्रतीक्षा करनी चाहिए, वर्षा नहीं रुकती। तो यहाँ कहेंगे हमें यहाँ प्रतीक्षा करनी चाहिए, तो सिंपल है वी शुड वेट हेयर अनटिल
जब तक कि द रेन स्टॉप्स, वर्षा नहीं रुकती। चूँकि अब कोई नहीं के लिए नोट नहीं लगा हुआ है, तो हम पहले ही बोल दिए हैं तुम लोगों को अनलेस अनटिल सर नोट नहीं लगेगा। हम बार बार दोहराना नहीं चाहते हैं, दोहरा इसलिए रहे हैं कि यहाँ पर लोग कंफ्यूज करते ही हैं। यहीं पर ध्यान देना है कि अनटिल अनलेस है, नोट लगा दिया है, देखता है कि वर्षा नहीं रुकती, समझ आ रही है नहीं का तो ट्रांसलेशन नोट होता है, तो नोट क्यों नहीं लगा है। तो यही तो है कन्फ्यूजन करने वाली चीज़। अनलेस और अनटिल जब भी जोड़ोगे कंजंक्शन में, कंजंक्शन के रूप में, तो नोट नहीं लगाना है। तो हम कहेंगे वी शुड वेट हियर अनटिल द रेन स्टॉप्स। कितना ईजी है देखो। दूसरा देखो, मैं यहाँ प्रतीक्षा करूँगा जब तक कि ट्रैफिक हट नहीं जाती। अब ट्रैफिक जाम हो जाता है, समझते ही हो। अब गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रैफिक लगी हुई है, तो अब कौन बड़ा है, अब ड्राइवर है, हमको गाड़ी चला के जाना है हमको, अब बहुत जाम है ट्रैफिक, तो हमको ये करना है चलिए ना हो गया सिग्नल अब दिखा रहा है, ग्रीन सिग्नल आ गया, चलिए अब। तो कहता है ट्रैफिक को क्लियर होने दो ना, तब हम चलते हैं, तो वेट करो ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूँगा, तो आई विल वेट जब तक कि टाइम के साथ है, एक टाइम फैक्टर है इसमें, टाइम कंडीशन है इसमें, तो अनटिल लगाएंगे, अनटिल द ट्रैफिक क्लियर्स अप, जब तक कि ट्रैफिक साफ नहीं हो जाती, क्लियर नहीं हो जाती। तो अनटिल लगा दिए तो नोट नहीं लगाएंगे, तो अनटिल द ट्रैफिक क्लियर्स अप। एक और एग्जांपल देख लो, कोई अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, तो कहना चाहते हो वाह वाह, जारी रखो, इसे जारी रखो जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ। मार्वेलस, मार्वेलस में होता है वाह वाह, मार्वेलस। कीप इट अप, जारी रखो, कब तक, अनटिल यू सक्सीड, जब तक तुम सफल ना हो जाओ। क्लियर हो गया। अब कौन लगता है अनलेस अनटिल के साथ उनको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान हमेशा रखना कि अनलेस और अनटिल लगा दिए तो उसके साथ नहीं तो रहेगा वाक्य में, हिंदी में कहना चाहोगे, लेकिन उसके साथ तुम सेंटेंस में जब लिखने लगना या बोलने लगना तो नोट का यूज़ नहीं करना है। यही चीज़ में बेसिक जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, यही होता है। अब हमको लगता है कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहा, तो हम आगे बढ़ें, ठीक है। अब अगला हम लेते हैं एज वेल एज। यह भी बड़ा एक चैलेंजिंग जो है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंजंक्शन है, एज वेल एज। अब ये एक तरह से साथ ही साथ, इसका अर्थ होता है साथ ही साथ, एक तरह से एंड के रूप में इसको समझते हैं हम लोग, कि और के रूप में, कि मैं और मेरे साथ साथ मेरे दोस्त भी जा रहे हैं, मेरे पिताजी, साथ ही साथ मेरी माँ भी मुझे कुछ ऐसा कहती है, या कुछ कहेंगे कि वह तेज़ भी है और सुंदर भी है, साथ ही साथ सुंदर भी है, इस तरह के यूज़ करेंगे। तो साथ ही साथ यूज़ करेंगे, तो एंड नहीं लगा करके वहाँ पर अगर हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे एज वेल एज, माने साथ ही साथ, इसका कंजंक्शन हो गया एज वेल एज। तो होता है तो वास्तव में एंड के रूप में ही, लेकिन उसके बदले में जैसे हम एज वेल एज लगाएंगे कंजंक्शन जोड़ने के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखो कि उसमें जो पहला सब्जेक्ट होगा, जो पहला सब्जेक्ट होगा, वर्ब जो होगा उसके अनुसार होगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है लगे देखने में। जैसे एक देखो यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं कि देखने में कैसा, सुनने में कैसा तुमको लगेगा, कि मैं कहूँगा कि वह, यहीं पर शुरू करते हैं कि वह साथ ही साथ मैं घर पर हूँ, तो वह ही एज वेल एज, माने साथ ही साथ मैं, आई घर पर हूँ, तो आई इज़ एट होम। देखो यहाँ पर ही एज वेल एज आई इज़ एट होम, तुमको तो हंसी लग जाएगी तुमको, अरे आई के साथ इज़, ये कैसे हो गया भाई। यहीं पर कन्फ्यूजन है यहाँ पर, यहाँ सीख लो बढ़िया से। तो ही जैसे ही एज वेल एज लगाए जोड़ने के लिए दो सब्जेक्ट को, एक आई और एक है ही, वह और साथ ही साथ मैं आया, तो उसको जोड़ दिए कंजंक्शन एज वेल एज से। तो वर्ब जो यहाँ आगे होगा वह जो होगा पहला जो सब्जेक्ट है, शुरुआत में जो सब्जेक्ट जिसको हम दिए हैं उसके अनुसार होगा, बाद वाला के अनुसार नहीं। तो शुरू में क्या ही, तो ही के साथ जान तो इज़ लगेगा, तो हम कहेंगे कि ही एज वेल एज आई इज़ एट होम। आई एम एट होम मत कर देना, यहाँ हम लोग गलती करते हैं, परीक्षा में भी इस तरह से पूछेंगे आई एम लगा के कह देंगे तो कहोगे मैं घर पर हूँ, कहाँ गलती है भाई, आई एम एट होम। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कंजंक्शन के साथ ये बहुत बड़ा जो है सो धोखेबाजी है यार। एज वेल एज लग गया तो बस सब वर्ब जो आएगा वो आएगा पहले सब्जेक्ट के अनुसार, एंड रहता
तो फिर ये प्लूरल में हो जाता है। लेकिन चूँकि एज वेल एज है इसलिए जो वर्ब होगा, जो पहला सब्जेक्ट है एज वेल एज से पहले जो लिखे हैं उसके अनुसार जो है वर्ब यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो वह साथ ही साथ मैं घर पर हूँ तो कहोगे ही एज वेल एज आई इज़ एट होम। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देख लो। मेरे पिताजी साथ ही साथ मेरी माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो मेरे पिताजी माय फादर, साथ ही साथ तो एज वेल एज, मेरी माँ तो माय मदर, चाहते हैं तो वांट्स। देखो यहाँ पर चूँकि दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम यहाँ गलती क्या सोचोगे कि जब एज वेल एज मतलब दो जोड़ दिए हैं दो सब्जेक्ट को, माय फादर माय मदर, ये तो प्लूरल बन गया, तो यहाँ प्लूरल नहीं बनेगा। अब जैसे एज वेल एज जोड़ दिए तो हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि पहला सब्जेक्ट क्या है। तो पहला सब्जेक्ट है माय फादर, तो माय फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर जो वर्ब होगा उसके अनुसार होगा, तो यहाँ लिखेंगे वांट्स। ठीक है, वांट नहीं देंगे, प्लूरल नहीं इसको समझेंगे, चाहे कुछ भी है उसके बाद में उससे मतलब नहीं है, जो पहला सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हम वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ कहेंगे माय फादर एज वेल एज माय मदर वांट्स मी टू बिकम ए डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक दूसरा उदाहरण भी देख लो। वह सुंदर है साथ ही साथ बुद्धिमान भी। वह सुंदर है, सी इज़ ब्यूटीफुल, साथ ही साथ एज वेल एज इंटेलिजेंट। इसमें तो कुछ और है ही नहीं, इसमें सीधा है। अब यहाँ पर देखो, एक तुम अब बता दोगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं साथ ही साथ मेरे मित्रगण भी जयपुर जा रहे हैं। तो मैं आए, साथ ही साथ तो एज वेल एज मेरे मित्रगण, माने प्लूरल में है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, तो माय फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर है कि एम इज़ आर में क्या रहे हैं, जा रहे हैं मैं, तो एम गोइंग लिखेंगे, इज़ गोइंग लिखेंगे कि आर गोइंग लिखेंगे, तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। तुम देखोगे कि एज वेल एज से पहले यानी पहला सब्जेक्ट क्या है, तो आई बाद में जो भी हो उसे मतलब नहीं है, पहला सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई के साथ लगता है एम, तो लिखोगे एम गोइंग टू जयपुर, यानी आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम गोइंग टू जयपुर। देखने में तो अजीब लगता है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ऐसा ही शुद्ध होगा, परीक्षा में ऐसा ही पूछेगा, तुम कंफ्यूज नहीं होगे अब। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना, एज वेल एज बड़ा खतरनाक है, पूछता ही है बराबर। अब बोलने के समय में लोग गलत बोल लेते हैं, तो इसको ध्यान रखना कि एज वेल एज जैसे ही कंजंक्शन के रूप में यूज़ होगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार वर्ब को हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो हम अब अगला कंजंक्शन पर चलते हैं। अब यह भी बड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग है कंजंक्शन, प्रोवाइडेड। जनरली लोग यूज़ करते हैं, बशर्ते बोलते हैं कि मैं वहाँ नौकरी तो करूँगा, लेकिन बशर्ते कि ऐसा मुझे सैलरी बड़ा अच्छा होना चाहिए भाई, मैं इस खेल में तो भाग लूँगा, बशर्ते कि मुझे आमंत्रित किया जाए। इस तरह की मैं बोलता हूँ, नहीं हम तुम्हें मदद करेंगे बस तुम मेरा कहना मानो, तो बशर्ते का अगर इस्तेमाल हो, कहना पड़े, उसके लिए हम लोग कंजंक्शन यूज़ करते हैं प्रोवाइडेड। जैसे उदाहरण के तौर देखो, मैं यह नौकरी करूँगा बशर्ते वेतन सही हो। तो मैं ये नौकरी करूँगा, आई विल एक्सेप्ट द जॉब, या यहाँ है तो दिस जॉब, आई विल एक्सेप्ट दिस जॉब, मैं नौकरी करूँगा बशर्ते प्रोवाइडेड वेतन सही हो, द सैलरी इज़ राइट। कुछ नहीं करना पड़ा, इतना बड़ा सेंटेंस हो सीधे बना दिए, आई विल एक्सेप्ट द जॉब, दिस जॉब, प्रोवाइडेड बशर्ते द सैलरी इज़ राइट। ओके, दूसरा देखो, मैं इस खेल में भाग लूँगा बशर्ते मुझे आमंत्रित किया जाए। मैं इस खेल में भाग लूँगा, आराम से बना लोगे, आई विल पार्टिसिपेट इन द गेम, इन दिस गेम, आई विल पार्टिसिपेट इन दिस गेम बशर्ते प्रोवाइडेड, कंजंक्शन यहाँ पर होगा, बशर्ते होता है प्रोवाइडेड, जानते ही हो, प्रोवाइडेड मुझे आमंत्रित किया जाए, यह वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, मुझे आमंत्रित किया जाता है ऐसे करके, तो उसके लिए बनता है आई एम इन्वाइटेड। वॉइस कैप्टर भी तुम लोग वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा बता देंगे वॉइस का। यहाँ पर समझ लो कि मुझे आमंत्रित किया जाए, पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पर होगा आई एम इन्वाइटेड। तो कहोगे आई विल पार्टिसिपेट इन दिस गेम प्रोवाइडेड बशर्ते आई एम इन्वाइटेड। अब देखो एक और सेंटेंस से और क्लियर करता हूँ, वैसे क्लियर हो जाना चाहिए, हमको लगता है इसमें कुछ ज़्यादा हैवी नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा। वह तुम्हें मदद करेगा बशर्ते तुम उनसे अच्छी तरह से बात करो। वह तुम्हें मदद करेगा, ही विल हेल्प यू बशर्ते प्रोवाइडेड
तुम उनसे अच्छी तरह से बात करो, यू आस्क हिम नाइसली। कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। वो तुम्हें मदद करेगा, बस तुम उनसे अच्छी तरह से मदद करो, उसी तरह अच्छी तरह से बात करो। ही विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू आस्क हिम नाइसली। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब है व्हेन का अभी तक हम लोग यह सोचते आए हैं, और ख़ासकर स्कूल के बच्चे तो व्हेन का मतलब समझते हैं कि कब, नहीं समझते ही हैं। लोग रटते भी हैं बच्चे में, व्हेन मैंने कहाँ, व्हाट मैंने क्या, व्हेन मैंने कब। लेकिन जब कंजंक्शन के रूप में व्हेन का यूज़ करेंगे तब कब हो जाएगा, जब। कब नहीं रहेगा, वो बन जाएगा जब। ये इस तरह से यहाँ पर कन्फ्यूजन मत करना। व्हेन का मतलब कब जानते हैं, लेकिन जब कंजंक्शन के रूप में यूज़ करेंगे तो वह बन जाएगा जब। देखो, मैं तुमसे मिलूँगा जब मैं काम ख़त्म कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ जो जब जो हो गया या इसको कब अंग्रेजी होता है व्हेन, तो व्हेन यहाँ कब नहीं, अब जब के रूप में इस्तेमाल होगा। कंजंक्शन बन जाएगा व्हेन, जब के रूप में, ठीक है। तो मैं तुमसे मिलूँगा, आई विल मीट यू, जब, व्हेन। तो यहीं पर कंजंक्शन क्या लग गया, व्हेन मैं काम खत्म लूँगा, आई फिनिश वर्क। फिर यहीं पर आ जाता है कि ख़त्म कर लूँगा, है ना, तो आई विल फिनिश वर्क होगा ना। अब तुमको नहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए, दो जगह विल नहीं लगेगा एक सेंटेंस में, क्योंकि अब एक से सेंटेंस ही बना रहे हैं ना। कंजंक्शन जोड़ करके तो एक सेंटेंस बनाया जाता है, दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया जाता है। अब तो एक ही सेंटेंस बन गया, तो एक सेंटेंस में दो बार तो विल का इस्तेमाल होगा ही नहीं। इसलिए पहले में जब विल हम यहाँ डाल दिए हैं तो फिर दूसरे में विल क्यों डालेंगे, नहीं डालेंगे। क्लियर है ग्रामर में इस तरह से। तो कहेंगे मैं तुमसे मिलूँगा, आई विल मीट यू, जब, व्हेन मैं काम ख़त्म कर लूँगा, आई फिनिश वर्क। ओके। वह तुम्हें फ़ोन करेगी जब वह घर पहुँचेगी। क्लियर है, वह तुम्हें फ़ोन करेगी, शी विल कॉल यू, जब, व्हेन वह पहुँचेगी, शी अराइव्स। शी विल अराइव नहीं कहेंगे, नहीं कहना पड़ेगा, वह पहुँचेगी, शी अराइव्स, क्योंकि वहाँ विल पहले एक जगह लगा दिए हैं। मैं तुम्हें रिपोर्ट भेज दूँगा जब यह तैयार हो जाएगी। मैं तुम्हें रिपोर्ट भेज दूँगा, आई विल सेंड यू द रिपोर्ट, जब यह तैयार हो जाएगी, व्हेन इट्स रेडी, जब यह तैयार हो जाएगी। यहाँ भी विल नहीं लगाएंगे, एक जगह विल हम लगा ही दिए हैं यहाँ पर। तो आई विल सेंड यू द रिपोर्ट व्हेन इट्स रेडी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला कंजंक्शन पर चलते हैं। अब उसी तरह से एक और भी खतरनाक जो है सो कंजंक्शन है व्हाइल। जैसे व्हेन और व्हाइल एक तरह से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें इसको थोड़ा अलग करके थोड़ा हम लोग देखें। व्हेन में तो वह जब होता है, कब का मतलब, व्हेन का मतलब कब होता है, लेकिन हम कंजंक्शन रूप में जब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और व्हाइल मतलब भी एक तरह से उसी समय समझो वही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब दो काम साथ साथ हम करते हैं, जिस समय उस समय उसी समय में दो काम कर रहे हैं, उस समय में हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल, जिस समय उसी समय, ऐसा याद रखो। व्हाइल मतलब जिस समय उसी समय दो काम को कोई साथ एक साथ कर रहा है। जैसे मतलब कोई देखते होगे कि कोई नोट भी लिख रही है और जो है गाना भी सुन रही है, नहीं ऐसा भी कर रही है। तो कोई जो है सो चाय भी पी रहा है और अखबार भी पी रहा है, अखबार भी पढ़ रहा है। इस तरह की बात जब कोई करता रहता है तो उस समय में जिस समय उसी समय जब हम लोग सेंस उसका भाव आता है, उस समय कंजंक्शन यूज़ करते हैं, व्हाइल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ देखो, वह होमवर्क बनाते हुए म्यूजिक सुन रही है, दो काम कर रही है। वह दो काम कर रही है, क्या कर रही है, होमवर्क भी बना रही है और क्या कर रही है, म्यूजिक भी सुन रही है। तो दो काम जब उसी समय में, जिस समय में वह होमवर्क कर रही है उसी समय म्यूजिक सुन रही है, तो उस समय में हम क्या यूज़ करें कंजंक्शन व्हाइल, जिस समय उसी समय। तो हम वह होमवर्क बनाते हुए म्यूजिक सुन रही है, तो वह म्यूजिक सुन रही है, शी इज़ लिसनिंग टू म्यूजिक। क्लियर है, इसमें लिसनिंग का टू लगेगा, प्रीपोजिशन जानते ही हो। तो शी इज़ लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल, जिस समय में क्या, डूइंग हर होमवर्क, जब वो होमवर्क अपना कर रही है। कोई दिक्कत नहीं, व्हाइल लगा करके जोड़ दिए सेंटेंस को। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि यहाँ एक ही सब्जेक्ट, वह एक ही सब्जेक्ट है, तो एक ही जगह सब्जेक्ट का हम यूज़ किए हैं। देख रहे हो यहाँ पर कि वह होमवर्क बनाते हुए म्यूजिक सुन रही है, तो हम कहेंगे शी इज़ लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल डूइंग हर होमवर्क। यहाँ फिर सब्जेक्ट नहीं लगाएं, क्योंकि एक ही जगह सब्जेक्ट यहाँ पर हमको
कह रहे हैं। दूसरा देखो, वह यूरोप में घूमते हुए फ्रेंच सीख रहा है। यूरोप जानते हो एक महादेश होता है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इस तरह से यूरोप एक महादेश है, ठीक है। और फ्रेंच एक भाषा है, जो यूरोप में एक देश है फ्रांस, उसका जो लैंग्वेज होता है वो होता है फ्रेंच, जानते हो। तो वह यूरोप में घूमते हुए फ्रेंच सीख रहा है, मतलब दो काम कर रहा है, यूरोप में घूम भी रहा है और फ्रेंच भी सीख रहा है। तो जिस समय उसी समय फिर भाव आया तो हम यूज़ करेंगे व्हाइल, इसमें करेंगे कि वह फ्रेंच सीख रहा है, तो ही इज़ लर्निंग फ्रेंच। कब? उसी समय। कब? जब, जिस समय, तो व्हाइल ट्रेवलिंग इन यूरोप, जब वह यूरोप में टहल रहा है, यूरोप में घूम रहा है, नहीं, व्हाइल ट्रेवलिंग इन यूरोप। इसी समय यहाँ भी देखते हो कि सब एक ही जगह है, एक ही जगह हम यूज़ कर रहे हैं, ही इज़ लर्निंग फ्रेंच व्हाइल ट्रेवलिंग इन यूरोप। जब मैं मुंबई में था, अगला देखो, जब मैं मुंबई में था मैं तैरने के लिए नियमित जाया करता था। तो जब मैं मुंबई में था, व्हाइल आई वॉज इन मुंबई, उसी समय क्या कर रहा था कि मैं तैरने के लिए नियमित रूप से जाया करता था। तो यहाँ भी भाव आ रहा है कि जिस समय उसी समय में, दो काम साथ साथ हो रहा है, व्हाइल। तो व्हाइल आई वॉज इन मुंबई, मैं जाया करता था, जानते हैं यूज़ टू का इस्तेमाल होता है वहाँ पर। आई यूज़ टू गो स्विमिंग, मैं स्विमिंग के लिए जाता था रेगुलरली, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है तुमको, ठीक है। और एक दो और है, उसको तुम जान ही लो, बहुत अच्छा कंजंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ग्रामर में, और इसमें कंपटीशन में तो निश्चित रूप से पूछते ही हैं इसमें, और बोलने के समय में, लिखने के समय में लोग गलती करते ही हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंजंक्शन है, वह है नो, पेयर के रूप में है, ये देखो, ये नो सूनर, उसके बाद देन, ये एक जगह नहीं है, देखो बीच में डॉट डॉट करके है, यानी कि नो सूनर शुरू में लगेगा और बाद में देन लगेगा। ये देन है, THAN देन है, इसको तो क्लियर समझो, नो सूनर देन। बहुत सारे लोग देन समझ लेते हैं, THEN देन, तब ये नहीं, देन नहीं है, यह है देन, नो सूनर देन। यहाँ लोग भी कन्फ्यूजन करते हैं, देन लिख देता है तो बच्चे समझ लेते हैं ये सही है। तो यहाँ पर क्लियर कर लो कि नो सूनर देन है, नॉट देन, THAN। इसका अर्थ होता है कि ज्यों ही त्यों ही, जैसे हम कहीं पहुँचे भी नहीं थे कि गाड़ी छूट गई, हम शिक्षक वर्ग में जैसे आए सभी बच्चे खड़े हो गए या खड़े हो जाते हैं, इस तरह की बात करना, क्योंकि ज्यों ही कुछ हुआ त्यों ही कुछ दूसरी घटना घट गई, ऐसा हो गया। तो ज्यों ही त्यों ही, नो सूनर देन मैंने होता है कि ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही उसी समय में, ऐसे ही बोल सकते, समझ सकते हो भाव को, उसको ऐसे याद रखो हमेशा कि नो सूनर देन का अर्थ होगा ज्यों ही त्यों ही, ठीक है। तो ज्यों ही हम स्टेशन पहुँचे थे गाड़ी चल दी। कोई आदमी स्टेशन में पहुँचा, प्लेटफॉर्म 2 पर थी उसकी गाड़ी, तो प्लेटफॉर्म 2 पर पहुँचा, बस सिग्नल हो गया, गाड़ी चल दी, बेचारा छूट गई गाड़ी। इस तरह का सेंटेंस का नाम चाह रहे हैं कि ज्यों ही, जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे या ज्यों ही हम स्टेशन पहुँचे, भाव कोई शब्द कुछ भी हो, भाव वही होना चाहिए कि जैसे ही कोई काम हम किए उसी समय कोई दूसरी घटना घट गई। तो ज्यों ही त्यों ही, तो ज्यों ही हम स्टेशन पहुँचे थे गाड़ी चल दी। तो कहोगे यहाँ पर कंजंक्शन क्या हो यूज़ होगा, नो सूनर। और देखो देन यहाँ पर लगा हुआ है, बाद में लगा हुआ है। नो सूनर के बाद कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड सेंटेंस के पार्ट्स आएंगे, फिर बाद में देन होगा, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। 2 सेंटेंस है में कि हम स्टेशन पहुँचे, आई रीच्ड द स्टेशन, और एक सेंटेंस है कि ट्रेन चल दी, द ट्रेन डिपार्टेड। तो दूसरे सेंटेंस के पहले देन लगाएंगे और पहला सेंटेंस जो है उससे पहले हम लगाएंगे नो सूनर, अलग अलग लगाएंगे, एक साथ नहीं लगाएंगे। यहीं पर थोड़ा जो रेस्ट जो हम अभी तो बताए थे कंजंक्शन, इसमें केवल यही अंतर है कि पहले सेंटेंस, 2 सेंटेंस को जोड़ेंगे तो पहले सेंटेंस के साथ नो सूनर लगाएंगे और फिर बाद वाले सेंटेंस के साथ हम क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। तो जो ही हम स्टेशन पहुँचे थे, नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन, त्यों ही गाड़ी चल दी, देन ट्रेन डिपार्टेड। डिपार्ट मतलब चल देना, स्टार्ट हो जाना, नहीं। तो यहाँ पर तो हम नो सूनर देन का इस्तेमाल करेंगे कंजंक्शन के रूप में। एक चीज़ यहाँ पर तुमको करना चाहते हैं यहाँ कि नो सूनर जब लग गया तो यहाँ देखोगे ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, इससे पहले। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक लोग करते हैं, यहाँ ध्यान रखना कि नो सूनर जब लग गया कंजंक्शन तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब तुरंत में लग जाएगा।
ये ध्यान रखना है, तब जाके सब्जेक्ट आएगा। यहाँ लोग भी मिस करते हैं। ऐसा नहीं है कहोगे नो सूनर आई हैड रीच्ड द स्टेशन, नहीं कहना, ये गलती हो जाएगी। कहना है कि नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं नो सूनर कंजंक्शन के साथ, यह कंडीशन है। यहाँ लोग मिस करते हैं लोग, इसको ध्यान रखना। तो नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन ट्रेन डिपार्टेड, खुल गई। अब दूसरा एग्जाम्पल में देखो, शिक्षक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। यहाँ दो सेंटेंस है, शिक्षक आते ही, शिक्षक का आना, और दूसरा क्या है कि बच्चे का खड़ा हो जाना। दो बात है यहाँ पर एक ही साथ, एक काम हुआ ही नहीं, दूसरा काम शुरू हो गया। तो यहाँ पर ज्यों ही त्यों ही यहाँ का भाव आता है कि ज्यों ही शिक्षक क्लास में आए कि बच्चे खड़े हो जाए, त्यों ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो ज्यों ही त्यों ही का भाव आया, समझ जाएंगे कि नो सूनर देन कंजंक्शन का यूज़ होगा। तो शिक्षक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो हम कहेंगे नो सूनर, यहाँ हम जानते हो कि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा देंगे। तो नो सूनर डज ए टीचर कम, ठीक है, डज लगा दिया है तो यहाँ कम्स, टीचर के साथ कम्स नहीं होगा, ये भी जानते हो कि डज एक बार लगाएंगे तो फिर यहाँ कम ही होगा, कम्स नहीं लगेगा वर्ब में, एस नहीं लगेगा, ये जानते हो तुमको टेंस में। तो नो सूनर डज ए टीचर कम देन चिल्ड्रेन स्टैंड अप, बच्चे खड़े हो जाते हैं। अब आगे देखो, जैसे ही मैंने पढ़ाई पूरी की मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। तो जैसे ही मैंने पढ़ाई पूरी की, तो ज्यों ही मैंने पढ़ाई पूरी, ऐसे बोलोगे ज्यों ही मैंने पढ़ाई पूरी की त्यों ही मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। भाव तो वही है, हम बोल रहे हैं जैसे ही मैंने पढ़ाई पूरी की, भाव वही आता है, ज्यों ही त्यों ही का आता है। तो समझ क्लियर हो जाएगा। हम इसको नो सूनर देन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम करेंगे नो सूनर, यहाँ देखो यहाँ डिड हम पहले लगा दिए हैं, आई से सब्जेक्ट से पहले लगाए हैं। तो नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्टडीज़ देन आई गॉट ए गुड जॉब, मैंने एक अच्छी नौकरी पकड़ ली। कोई दिक्कत नहीं है नो सूनर का इस्तेमाल करने में। बस एक केवल ध्यान रखना है कि नो सूनर जब लगाएंगे तो उसके बाद सिर्फ सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले जो भी जिस तरह का टेंस हो, जिस तरह का सेंटेंस हो, उसके अनुसार जो भी ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो पहले हम लिख देंगे। यहाँ एक कंडीशन है, ये मिस मत करना। यहाँ पर नो सूनर हैड लगाएंगे क्योंकि पहुँचे थे है, यहाँ शिक्षक आते हैं खड़े हो जाते हैं, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होता है डज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ मैंने पढ़ाई पूरी की, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का जो होता है डिड होता है ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, यहाँ डिड का इस्तेमाल किए हैं। तो नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्टडीज़ देन आई गॉट ए गुड जॉब। चलो अब आगे चलते हैं। अगर तो बहुत इंटरेस्टिंग, उससे भी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि वो था नो सूनर देन, उसी तरह पेयर ऑफ वर्ड्स के रूप में जो कंजंक्शन आता है वो है आइदर और। ये बराबर इस्तेमाल लोग करते हैं, परीक्षा में बराबर से क्वेश्चन आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो दो चीज़ हो, और उसमें से तो कोई एक ऑप्शन तुमसे कोई कहे या तो ये या तो ओ, इस तरह की बात हो, दो ही विकल्प तुम्हारे पास हो, तीसरा नहीं, दो ही विकल्प हो। तीसरा होगा तो गड़बड़ा जाएगा। ये मत सोचना कि दो ही विकल्प जो तुम्हारे पास हो, या तो तुम ये करो या तो वो करो, चाहे वह सही है या वह गलत है, वह सही है, या चाहे तुम ये लो या चाहे तुम ये लो, या मैं दोनों में से कोई एक ले लूँगा, या दोनों में से कोई एक तुम ले सकते हो। इस तरह की बात है, मतलब दो विकल्प है उसमें कोई एक तुमको चूज़ करना है। इस तरह की बात जब कोई आए तो इसके समय में कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं आइदर और। अब आइदर और देखो यहाँ भी बीच में डॉट डॉट है नहीं। अब देखो, अब तुम एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर कर लो। तुम चाय ले सकते हो या कॉफ़ी, तो तुम चाय ले सकते हो, यू कैन टेक टी और कॉफ़ी। क्लियर है? तो यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो, तुम चाय ले सकते हो, यू कैन टेक टी और कॉफ़ी। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आइदर, EITHER, आइदर यू कैन टेक टी और कॉफ़ी। आइदर हम शुरू वाला के साथ जोड़े और जो है सो बाद वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम जोड़े, ठीक है। या तो तुम या वह गलत है, या तो तुम या वह गलत है, दो में से एक गलत है, वही आ गया, या तो वो या तो ये, आइदर और। तो कहेंगे आइदर यू और ही इज़ रॉन्ग। यहाँ पर एज वेल एज की तरह मत सोचना
कि पहले सब्जेक्ट के अनुसार जो है सो वर्ब होगा, या बाद में जो सब्जेक्ट आए उसके अनुसार जो है सो इज रहेगा। सिर्फ एज वेल एज के साथ ही केवल ऐसा होता है कि पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके साथ जो है सो वर्ब का यूज़ करते हैं हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। लेकिन उसके बाद आइदर और चाहे नाइदर और कुछ भी रहे तो बाद में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम यूज़ करते हैं। तो आइदर यू और ही इज़ रॉन्ग, दोनों में से कोई एक गलत हो सकते हो। और देखो तीसरा, देखो तुम दोनों में से कोई एक ले सकते हो। अब ऐसा है इसमें कि अगर तुमको कहना पड़ेगा कि दोनों में से कोई एक ले सकते हो कोई चीज़, तो हम कभी कभी क्या करते हैं उसमें में कि हम आइदर तो लिखते हैं लेकिन और का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक साथ ही बोल देते हैं कि दोनों में से कोई एक चीज़ चुन लो इसमें से। जैसे दोनों में से तुम दोनों में से कोई एक ले सकते हो, तो हम हमेशा नहीं कह रहे हैं कि चाहे तुम इसको लो या इसको ले सकते हो या उसको ले सकते हो, या ये या वो नहीं कह रहे, हम सीधे कह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक ले सकते हो। तो उस समय में हम सिर्फ आइदर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अथवा और दूसरा है ही नहीं, सिर्फ कह ही रहे हैं कि कोई एक, ये नहीं कह रहे हैं कि या तो ये या तो वो, ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम सीधे कह रहे हैं कोई एक। उसमें हम लोग आइदर का इस्तेमाल करते हैं। बोलचाल की भाषा में लोग जनरली इसका बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं आइदर का रूप में। तो तुम दोनों में से कोई एक ले सकते हो, तो हम कहेंगे यू कैन टेक आइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ द टू। ऐसा नहीं कहेंगे आइदर दिस और दैट, सीधे कहेंगे यू कैन टेक आइदर ऑफ द टू। इसी तरह से आइदर और हो गया, तो दूसरा इसका इसी तरह से है नाइदर नॉर, बस जस्ट उसका विपरीत है। ना तो उसमें था आइदर और में था कि या तो ये या तो वो, और इसमें क्या है कि ना तो ये ना तो वो, बस अंत ही है, बस जस्ट उसका विपरीत है। समझ लो। जैसे कि हम देखो सेंटेंस कहता है उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, तो यहाँ पर नाइदर, नो नाइदर, यहाँ रटने के लिए भी आसान रहेगा कि ना ये ना ओ, नाइदर, या ये या ओ तो आइदर, तो ना ये ना ओ मतलब नाइदर नॉर। तो उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ही नाइदर एट नॉर ड्रैंक। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ना ही जॉन और ना ही उसका सचिव मीटिंग में आया। तो ना ही जॉन, तो नाइदर जॉन और ना ही उसका सचिव, नॉर, ना ही हो गया ना ही, ना ये ना ओ, तो नॉर हिज सेक्रेटरी मीटिंग में आया, अटेंडेड द मीटिंग, मीटिंग अटेंड किया। बोलेंगे नाइदर जॉन नॉर हिज सेक्रेटरी अटेंडेड द मीटिंग। कितना आसान है, ठीक है। जिस तरह से आइदर का इस्तेमाल करते हैं बिना और का, इसमें भी क्या है कि बिना नॉर का भी हम कई बार बोलना चाहते हैं इसमें, या बोलते हैं कि दोनों में से कोई एक चीज़ तो मैं नहीं लूँगा, कोई भी नहीं लूँगा मैं, तुमको ऑप्शन दे रहो कि या तुम ये लो, तो मैं दोनों में से कुछ नहीं लूँगा, नहीं नाइदर, कुछ नहीं लूँगा। उसमें नाइदर का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, नॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे देखो मैं दोनों में से कुछ नहीं लूँगा, तो कह रहा है कि आई विल टेक नाइदर ऑफ द टू। हम नॉर नहीं लगाए, क्यों लगाए, ये हम नहीं कह रहे हैं कि मैं ना ये लूँगा ना वो लूँगा, तब नाइदर नॉर लगाते। हम सीधे कह रहे हैं कि दोनों में से कुछ भी नहीं, तो नाइदर ऑफ द टू, इसमें यूज़ करेंगे हम नाइदर ऑफ द टू। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग खासकर बोलचाल की भाषा में सब बोलता ही है, मैं कुछ नहीं लूँगा, दोनों में से कुछ नहीं लेंगे। कोई ऑफर किया गया, चाय लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे, भाई क्या लेंगे आप, बोलिए, तो नाइदर ऑफ द टू, दोनों में से कुछ नहीं, या दोनों में से कुछ एक चाहिए हमको, तो आइदर ऑफ द टू, दोनों में से कुछ एक दे दो। नहीं, अगर कहना कि नहीं कुछ नहीं लूँगा, दोनों में से कुछ नहीं, कहेंगे नाइदर ऑफ द टू, तो क्या कहोगे आई विल टेक नाइदर ऑफ द टू। बड़ा इंटरेस्टिंग जो है सो कंजंक्शन है आइदर और नाइदर नॉर। अब ज़्यादा वीडियो लंबा तो करना नहीं है, अब चूँकि एक पार्ट में ख़त्म हो ही नहीं सकता है कंजंक्शन, इसके लिए अच्छे जो टिपिकल टाइप के कंजंक्शन है वो थोड़ा हम दूसरे वीडियो में और बताएंगे, और तीसरा वीडियो में उसको फिर प्रैक्टिस भी करवाएंगे। एक वीडियो पूरा ख़त्म भी नहीं हो सकता है इसमें, लेकिन जो इंटरेस्टिंग जो कंजंक्शन है इसके बारे में वीडियो जो हम तुमको 2 वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे। कंजंक्शन पर कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं, और जब कंजंक्शन आ जाएगा ना तो बड़ा लंबा सेंटेंस बनाना शुरू कर दोगे, कोई सेंटेंस को जोड़ करके अपना बनाना शुरू कर दोगे। तो गलती कहाँ होती है कंपटीशन, उसको मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर ध्यान रखना, बोलने में लोग कहाँ गलती करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें सभी नहीं जानते होंगे, इसमें बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इसमें, लेकिन खास करके स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को या कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में क्या होता है तो थोड़ा लोग मिस कर जाते हैं इस तरह से। तो अब मिस हमको नहीं लगता करोगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इस वीडियो को मेरा लास्ट ही है यहाँ पर, इसको जान लो बहुत अच्छी तरह से कि बराबर पूछता है परीक्षा में,
खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से लेस्ट और शुड का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से एक निगेटिव हाइपोथेसिस है, मतलब एक कल्पना है, नकारात्मक कल्पना कि मैंने ऐसा किया, क्यों किया भाई, ओह कहीं वर्षा ना हो जाए। अब वर्षा होगी कि नहीं पता नहीं है, लेकिन वह कल्पना की करता है कि ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो उस में लेस्ट और शुड का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखना, लेस्ट के साथ शुड लगता है, विचित्र बात है यहाँ पर ग्रामर में, लेस्ट शुड। देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई एक निगेटिव कल्पना, एक निगेटिव हाइपोथेसिस, हमको नकारात्मक कल्पना कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, तो उसमें हम लेस्ट शुड का इस्तेमाल करते हैं। देखो एक सेंटेंस के द्वारा समझ जाओगे, कहीं भूल न जाए इसीलिए उसने पता लिख लिया। अब देखो ये कल्पना करना है, कहीं भूल न जाए इसलिए उसने पता लिख लिया। उसने पता लिख लिया, ही रोट डाउन द एड्रेस, उसने पता लिख लिया, ही रोट डाउन द एड्रेस, लेस्ट ही शुड फॉरगेट इट, कहीं वह भूल न जाए। लेस्ट लगा दिए तो फिर आगे चल के सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, हम शुड लगा दिए। यहाँ ध्यान रखना है कि लेस्ट के बाद सिर्फ बीच में एक सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद सीधे लगा देंगे शुड लगा देंगे, बस यही ध्यान रखना है। लेस्ट के बाद लगातार लेस्ट शुड नहीं लगाएंगे, लेस्ट के बीच में देखिए हीरो, लेस्ट में डॉट डॉट है, लेकिन मात्र एक सिर्फ सब्जेक्ट बीच में आ जाता है लेस्ट और शुड के बीच में, और कोई चीज़ दूसरा नहीं आता है, बस एक सब्जेक्ट आता है। तो कहीं भूल ना जाए इसलिए उसने पता लिख लिया, तो उसने पता लिख लिया, ही रोट डाउन द एड्रेस। कहीं भूल ना जाए तो लेस्ट कल्पना है, ही शुड, शुड लगेगा, लेस्ट ही शुड फॉरगेट इट। दूसरा एग्जाम्पल देखो, कहीं ट्रेन छूट ना जाए इसीलिए वह जल्दी चला गया, तो वह जल्दी छोड़ दिया, ही लेफ्ट अर्ली, छोड़ दिया। फिर कल्पना क्या कर रहा है कि कहीं ट्रेन मिस ना कर जाए, अब मिस क्या सो नहीं पता, लेकिन वो कल्पना कर रहा है कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए, मिस ना हो जाए। या फिर लेस्ट का यूज़ करेंगे हम, कंजंक्शन का, तो लेस्ट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद फिर शुड देंगे, जानते ही हो। तो लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। अब तीसरा एग्जाम्पल और क्लियर कर लो कि मैंने नोट रिवाइज कर लिया जिससे मुझे कोई महत्वपूर्ण पॉइंट भूल ना जाए। यहाँ देखो, तो मैंने नोट को रिवाइज कर लिया, तो आई रिवाइज द नोट्स, ठीक है। अब फिर कल्पना क्या करता है कि कहीं मुझे महत्वपूर्ण पॉइंट सब छूट ना जाए, तो फिर यहाँ इस तरफ जब कहीं ऐसा ना हो जाए, तो यहाँ कंजंक्शन क्या यूज़ करेंगे, लेस्ट और शुड का, और लेस्ट देंगे पहले, उसका फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शुड देंगे, ये भी जानते हो, लिखेंगे आई रिवाइज द नोट्स लेस्ट आई शुड फॉरगेट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कितना अच्छा है, ठीक है। तो 12 तुम लोगों को कंजंक्शन भी बताएं, और 12 करीब और ऐसे कंजंक्शन है जो कम्पिटिटिव एग्जाम पूछते हैं। इसका वैसे तो बहुत सारे कंजंक्शन हैं, लेकिन उतना तो हम एक वीडियो बता नहीं सकते हैं। सो इट्स नॉट ओवर, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, बट प्लीज़ डोंट मिस to like and subscribe your channel Santosh Sir Koilak, and now bye bye.